हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल साइंस क्लासेस बाय रंजना मैम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट कर चुके थे हम, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो चुके थे एंड बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस कराने की। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स on any 4 of the following। तो आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमर बोन। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीमर बोन। फीमर बोन का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एंड उसमें लेबल करना है, मतलब लेबलिंग करनी है। तो देखते हैं जिस बोन के बारे में पूछा है, मतलब जिस बोन के डायग्राम को पूछा गया है उस बोन के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। जैसे इंट्रो लिख दिया आपने, डेफिनेशन लिख दिया एंड आपको जो जो चीजें मालूम है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फीमर बोन पूछा है, तो फीमर में द फीमर और थाई बोन। फीमर को थाई बोन भी बोलते हैं क्योंकि ये थाई रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होता है। अब फीमर बोन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ फीमर, the femur is composed of 3 parts, upper end, shaft and lower end। तो ये 3 parts में इसको डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट है आपका अपर एंड, सेकंड है शाफ्ट एंड थर्ड है लोअर एंड। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका फीमर बोन है उसका एंटीरियर व्यू है और ये जो है आपका लेफ्ट फीमर बोन का पोस्टीरियर व्यू यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो जो आपका यहाँ फर्स्ट पार्ट है वो अपर एंड, वो यहाँ तक होता है एंड जो 1/3 आपको नजर आ रहा है, 1/3 to 1/3, ये आपका बॉडी होता है जिसे हम शाफ्ट बोलते हैं एंड आपका ये होता है आपका लोअर एंड। तो देखते हैं अपर एंड में क्या क्या आता है। तो अपर एंड में सबसे पहले ये हेड, ये आपका एंटीरियर व्यू है और ये आपका पोस्टीरियर, दोनों का ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है कलर किया हुआ, वो क्या है, हेड है। देन उसके जस्ट नीचे नेक है और हेड के टॉप पे बिल्कुल फोविया होता है। हेड हो गया, नेक हो गया, जिस तरह से आपका हेड हो गया, नेक हो गया, देन अदर पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वैसे ही इसका ये आपका पहले हेड, देन नेक, देन ये होता है, दो इसमें ट्रोकांटर होते हैं। फर्स्ट है ग्रेटर ट्रोकेंटर और आपका सेकंड है लेजर ट्रोकेंटर। आपका पोस्टीरियर व्यू में भी ये आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर यहाँ पे इस तरह से कुछ पोस्टीरियर व्यू दिखता है और लेजर ट्रोकेंटर आपका ऐसा ही दिखता है। एंड उसके अलावा जो नेक एंड हेड, नेक, हेड और ये आपका हो गया शाफ्ट वाला एरिया। शाफ्ट वाले एरिया को डिवाइड कर रही है नेक के पास एक लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। एंड जब हम पोस्टीरियर व्यू देखते हैं तो एंटीरियर में तो ये एक लाइन दिखती है, पर पोस्टीरियर व्यू देखते हैं तो यहाँ पे एक क्रेस्ट दिखता है, क्रेस्ट बना हुआ, जिसे हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो आप याद रखिएगा जब आपसे एंटीरियर व्यू में पूछा जाए इस लाइन के बारे में तो हम बोलेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, एंड जब पोस्टीरियर में पूछा जाएगा तो आपको बोलना है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर इसमें आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ये हमारा अपर एंड हो गया। अब एक बार और देख लेते हैं। आपका हेड, हेड पे ही फोविया एंड नेक एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। अब शाफ्ट वाले एरिया में आते हैं। तो ये हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। अब अपर 1/3 में 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं, मिडिल में 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं एंड लोअर 1/3 में 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही इजी है इसको याद रखना। आपके अपर 1/3 में और लोअर 1/3 में 4 बॉर्डर्स, 4 सरफेसेस एंड मिडिल 1/3 में 3 बॉर्डर्स, 3 सरफेसेस। ये आपका शाफ्ट वाला एरिया एंड हो गया। अब हम आते हैं आपके लोअर एंड में। लोअर एंड में क्या क्या होता है। तो लोअर एंड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें
2 एपिकॉन्डाइल होते हैं और 2 कॉन्डाइल होते हैं। तो ये आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया, ये आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया। सेम ऐसे ही आपके पोस्टीरियर व्यू में भी नजर आ रहा है। ये आपका हो गया मिडिल एपिकॉन्डाइल और ये आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब जो लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है वो एंटीरियर व्यू में थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा, ये देखिए आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है, और आपके पोस्टीरियर वाले व्यू में ये आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा। ये आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का और ये रेड कलर का। एंड उसके बाद लेटरल कॉन्डाइल की बात करें, कॉन्डाइल के तो वो भी 2 होते हैं, लेटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल। यहाँ पे आपका ये मीडियल कॉन्डाइल और ये आपका लेटरल कॉन्डाइल। अब जिस तरह से लेटरल एपिकॉन्डाइल एंटीरियर व्यू में बड़ा दिख रहा था, वैसे ही आपका कॉन्डाइल पोस्टीरियर व्यू में बड़ा दिखेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोट करनी जरूरी है, आप याद रख सकते हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर व्यू में क्या डिफरेंस है। तो ये लेटरल कॉन्डाइल हो गया आपका, ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया, ये आपका पोस्टीरियर व्यू में मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। इसके अलावा जो आपका लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है, उसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस फॉर पटेला। तो यहाँ पे जो आपकी पटेला बोन होती है वो उसका यहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है, मतलब आपकी पटेला बोन यहाँ पे आके क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस फॉर पटेला। एंड जो आपके पोस्टीरियर व्यू में मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल के बीच में ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये होता है इंटरकॉन्डाइलर फोसा और ये होता है आपका आर्टिकुलर सरफेस फॉर पटेला। सो एक बार और हम रिवीजन करते हैं कि क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं। तो अपर एंड में आपके हेड, नेक, फोविया, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। एंड आपके शाफ्ट वाले एरिया में 1/3 अपर 4 बॉर्डर्स 4 सरफेसेस, आपके मिडिल 1/3 में 3 बॉर्डर्स 3 सरफेसेस, एंड आपके लोअर 1/3 एंड में आपके 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस। अब आते हैं हम कहाँ पे, लोअर एंड में। तो यहाँ पे 2 एपिकॉन्डाइल और 2 कॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल एंड आर्टिकुलर सरफेस फॉर पटेला एंड लास्ट आपका इंटरकॉन्डाइलर फोसा। बस इतना आपको याद रखना है, और अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप इतना ही कर देंगे तो बहुत है। सिर्फ ड्रॉ लेबल डायग्राम पूछा गया है तो आपको डायग्राम बना के लेबलिंग अच्छे से कर देनी है, और जितना भी आपने इस बोन के बारे में पढ़ा होगा उसको स्टार्टिंग में लिख देना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द 5 साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के बारे में पूछा गया है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस पूछे गए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमलियन टिश्यूज टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। हमारे लिविंग सिस्टम में अगर कोई एजेंट या कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाए और वो इन्फेक्शन कॉज करे तो इट इज बॉडी डिफेंस रिएक्शन। तो बॉडी क्या करती है, डिफेंस रिएक्शन शो करती है। किसके लिए, ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरीज, उसको लिमिट करने के या फिर इंजरी होने से बचाने के लिए, मतलब उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए, वेल एज टू रिमूव द कंसिक्वेंट नेक्रोस्ड सेल एंड टिश्यू, जो एंड उसके अलावा जो सेल एंड टिश्यू नेक्रोस्ड मतलब जो खराब हो गए हैं उनको रिमूव भी बॉडी से करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा कि इंडिया में जैसे हमारे देश में कोई और देश से आतंकवादी घुस आए और वो जंग छेड़ दें, तो हम क्या करते हैं, हम अपने और सैनिकों को रेडी कर लेते हैं युद्ध करने के लिए, और बचाव के लिए, खुद को बचाने के लिए, युद्ध करने के लिए हम और भी सैनिकों को बुला लेते हैं। और युद्ध के लास्ट में जब कुछ सैनिक हमारे घायल हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इसी तरह जैसे अपने देश की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए हम और भी सैनिकों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसी तरह बॉडी अपने डिफेंस के लिए क्या करती, अपने डिफेंस को शो करती है। एंड जैसे कुछ सैनिक हमारे शहीद हो गए तो उन्हें रिमूव करती है, तो वैसे ही जो नेक्रोस सेल एंड टिश्यूज हैं उनको रिमूव करने का भी काम करती है।
अब हम जानेंगे कि इन्फ्लामेशन के टाइप क्या होते हैं। यहाँ एक्यूट पूछा भी गया है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, फर्स्ट वन एक्यूट इन्फ्लामेशन, सेकंड हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन, अभी हमें चोट लगी और वो कुछ दिन में ठीक हो जाए। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, वही चोट हमारी लॉन्ग टर्म चले, काफी समय तक वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो वो हो गई आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाले। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की कि किस तरह से होता है, मतलब हमें पता कैसे चलता है कि इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है, मतलब क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो इसमें 5 साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, साइन भी बोल सकते हैं, सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रेडनेस, सेकंड है हीट, थर्ड है स्वेलिंग एंड फोर्थ है पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर आपके इस हाथ में चोट लग जाए तो वहां पे रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, हीट भी होगा, मतलब वहां के एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड पेन भी होगा। एंड जब तक इसमें चोट है ठीक नहीं हो जाती तब तक ये हाथ हमारा काम नहीं कर पाएगा, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाएगा। तो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, यही 5 एक्यूट इन्फ्लामेशन के क्या है, साइन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये साइन हो गए। अब हम इन्हीं को थोड़ा सा समझेंगे डायग्राम के थ्रू। तो एक्यूट वर्सेस क्रोनिक इन्फ्लामेशन का डायग्राम बना के थोड़ा सा आपको समझाया कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या क्या आएगा और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या क्या कॉजेज आएंगे। तो यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन है, जो ये एरो आपको नजर आ रहा है ये क्रोनिक की तरफ इसलिए गया है एक्यूट से, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन ही अगर ज्यादा टाइम तक पड़ जाए या चल जाए, 2-3-4 महीने ठीक ही ना हो, तो उसे हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब देखिएगा एक्यूट इन्फ्लामेशन कैसे होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है, किसी भी चीज से आपको एलर्जी है, जैसे आपको धुएं से, धूल से एलर्जी है, तो एलर्जिक रिएक्शन भी एक्यूट इन्फ्लामेशन का कारण हो सकता है। एंड केमिकल इरिटेंट से, केमिकल के थ्रू हो सकता है, इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, ट्रॉमा इंजरी, कोई चोट लग गई या घाव हो गया उसकी वजह से हो सकता है, बर्न, जलने की वजह से भी आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है, लैक्रेशन, कट वुंड, लैक्रेशन इन द सेंस कि अगर आपका इंटरनल बहुत अंदर तक कट हो जाए या वुंड, घाव हो जाए, तो उसे भी एक्यूट इन्फ्लामेशन में हम रखते हैं। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो जैसे ये था ना एलर्जिक रिएक्शन, अब एलर्जिक रिएक्शन है उसके कारण से आपको फॉर एग्जांपल अस्थमा हो जाए, तो हम देखेंगे कि अस्थमा हो गया आपका, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, क्रोनिक फटिग सिंड्रोम हो गया, ये सारे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के एग्जांपल हैं। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे स्मोकिंग कर रहे हो या आप बहुत ड्रिंक कर रहे हो, उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है धीरे 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 धीरे, एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाए या ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए या अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस कैसे, जैसे एक एज के बाद आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है, वो पेन धीरे 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 बढ़ता जाता है एंड लॉन्ग टर्म उसका इलाज चलता है, तो अर्थराइटिस हो गया। एंड कैंसर, कैंसर भी आपका धीरे 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 जीरो से फर्स्ट से सेकंड स्टेज पे बढ़ता चला जाता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आता है, वो भी लॉन्ग टर्म चलता है। एंड फिर क्रोनिक फटिग सिंड्रोम या फटिग सिंड्रोम, जब फटिग मींस होता है लॉस ऑफ आपकी एनर्जी, एनर्जी जब आपकी लॉस होती है तो उसकी वजह से भी सिंड्रोम होते हैं जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आते हैं। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट शॉर्ट टर्म चलता है, अगर कोई इन्फेक्शन आपको हो गया हो या चोट लग गई हो या आप जल गए हो, तो जो आपको घाव या चोट दिख रहा है उसमें ये 5 साइन आपको नजर आएंगे। और अगर ये कुछ दिनों में या ज्यादा 15 दिन या 16, 17, 20 दिन में अगर ये ठीक हो जाए तो इसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और अगर ना ठीक हो और धीरे 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 बीमारियां बढ़ती चली जाएं या चोट भी काफी लंबे समय तक चले, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो उसे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कम समय के लिए एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ज्यादा समय के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम 2
क्वेश्चंस और कवर कर लेंगे, देन हम लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे। थैंक यू।